नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 20 साल बाद ठाणे में दौड़ी मेट्रो। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने दिखाई हरी झंडी। नवरात्रि के दांडिया में कोई जेहादी पाया गया तो वहीं धर्म परिवर्तन कर देंगे, कहा नीतीश राणे ने। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक रिपोर्ट पर उठाए सवाल। पाकिस्तान की तिराही घाटी में भीषण विस्फोट, 24 की मौत। और मैं एक फिल्म स्टार हूं, वो ठग है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका ठुकराई। और अब खबरें विस्तार से। ठाणे और मुंबई के हजारों यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मेट्रो 4 और मेट्रो 4A का पहला ट्रायल रन आज हरी झंडी के साथ शुरू हुआ। ये ट्रायल रन गांवमुख से डोंगरीपाड़ा तक 4,638 किलोमीटर के मार्ग पर हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित रहे, जिन्होंने मेट्रो सेवा की तकनीकी जांच और ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस मौके पर मौजूद नहीं थे। पहले चरण में मेट्रो सेवा कैडबरी जंक्शन से गायमुख स्टेशन तक शुरू होगी, जिसमें 10 स्टेशन शामिल हैं। कैडबरी जंक्शन, माजीवाड़ा, कापुर बावड़ी, मानपाड़ा, टीकुजिनी बाड़ी, डोंगरीपाड़ा, विजय गार्डन, कासार, वड़वली, गावनीपाड़ा और गांवमुख। इन नई मेट्रो सेवा से रोजाना ऑफिस जाने वालों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। साथ ही ठाणे और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर के अंदर आवागमन की आसान होगा। ठाणे शहर के लिए ये मेट्रो प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि शहर की व्यस्त सड़कों पर भी भीड़ को कम करके शहरवासियों के लिए जीवन को सुगम बनाएगा। आपको बस इंतजार करना है और जल्द ही मेट्रो 4 और मेट्रो 4A से ठाणे मुंबई सफर बन जाएगा तेज, सुरक्षित और आरामदायक। ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारी जो मेट्रो 4 और मेट्रो 4A है, जो वडाला, घाटकोपर, मुलुंड, कासर, वड़वली, गायमुख, इस प्रकार का इसका रूट है। इसके फर्स्ट फेज का टेस्टिंग हम लोग आज कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पूरी मेट्रो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मेट्रो बनी है और प्रतिदिन 13 से 14 लाख प्रवासी इसमें प्रवास करेंगे, ऐसा अपेक्षित है। इस मेट्रो के लिए मोगरपाड़ा में 45 एकड़ की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा डेपो तैयार किया जाने वाला है। ये डेपो मेट्रो 4, मेट्रो 4A, मेट्रो 11, मेट्रो 10, इन सबका एकत्रित इस प्रकार का डेपो रहने वाला है। ये मेट्रो आगे जाकर वडाला से जो हमारे मेट्रो लाइन 11 है उसको ज्वाइन होगी, जो CSTM तक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाएगी। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट हम लोग 58 किलोमीटर का ये रूट तैयार कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा रूट है। ये 58 किलोमीटर का जो रूट होगा और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करीब 22 लाख प्रवासी रोज प्रवास कर पाएंगे और इससे समय की जो बचत है, ये 50 से 75% समय इसके कारण बचने वाला है। एक बड़ा इंटीग्रेशन इसके कारण होने वाला है। 4, 4A, 11, 10, उसके साथ मेट्रो 5 और मेट्रो 6, ऐसा सारा इंटीग्रेशन इस रूट के कारण होने वाला है। 6 जगह इंटरचेंजेस आने वाले हैं, जिसके कारण लोग कहीं से भी कहीं पर भी जा पाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था उसमें हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मेट्रो के निर्माण की जो शुरुआत हमने की थी, उसको एक बड़ी गति मिली है। विशेष रूप से ये जो ठाणे की मेट्रो लाइन है, इसमें जो महाविकास आघाड़ी के समय बंद पड़ा हुआ काम था, उसको शिंदे जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद गति दी। उसमें कई रोड़े थे, कठिनाइयाँ थी, वो सारी कठिनाइयाँ दूर की। इसी के कारण आज का दिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तेजी के साथ अब ये काम पूरा हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका मैक्सिमम काम 2026 में और थोड़ा काम 2027 में कंप्लीट करके सारे फेजेस हम इसके कंप्लीट करेंगे और एक बहुत अच्छी मेट्रो ये ठाणे के लोगों को देंगे। इसके साथ साथ
शिंदे जी के नेतृत्व में थाना रिंग मेट्रो का भी एक हम लोगों ने अभी केंद्र सरकार ने उसको मान्यता दी है। तो कुल मिलाकर थाना के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क यहाँ पर तैयार हो रहा है। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और गुजरात सहित मुंबई में गरबा दांडिया की धूम रहती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने नवरात्रि में आयोजन होने वाले दांडिया के कार्यक्रमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आयोजकों से आह्वान किया है कि दांडिया में केवल हिंदू ही शामिल हों। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म में दांडिया हराम है और यदि कोई भी इसमें हिस्सा लेते पाया गया तो वहीं उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। हमारे नवरात्र और हमारे दांडिया जो हमारा हिंदू ये है फेस्टिवल है, उसके अंदर जिनके धर्म में मूर्ति पूजन को परमिशन ही नहीं है, इस्लाम या कुरान के अंदर मूर्ति पूजा इसको हराम माना जाता है, गलत माना जाता है, वैसे लोगों को आप दांडिया नवरात्रि में क्यों आने देंगे? क्या करेंगे वो लोग अंदर आके? अभी तक का अनुभव ऐसा ही है कि ये लोग इन्होंने इनके लिए जो जिहादी मानसिकता से हमारे दांडिया की तरफ देखते हैं, उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे है। दांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, दांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है, गलत आइडेंटिटी बताता है, हमारे हिंदू बहनों के साथ गलत पहचान दिखा के वो दांडिया खेलता है और फिर वो लव जिहाद के माध्यम से उनकी जिंदगी खराब करता है। तो ऐसे लोगों को तो दांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर दांडिया खेलते वक्त, तो वहाँ का वहाँ उनका धर्मांतर कर दो। उनको अगर सच्ची में अगर हिंदू फेस्टिवल में आना है, हमारा दांडिया खेलना है, हमारे देवी को जाके नमस्कार करना है, मतलब उनको हिंदू बनना है, तो असली में उसका नाम आशीष कर दो। आखिर में हम सब हिंदू ही थे पहले, सभी के सभी ये पूरा हिंदू ही था। फिर जाके अलग अलग तरीके से ये जो इस्लामिक जो कोई लोग आए, उन्होंने धर्मांतर करके कुछ थोड़ा इधर उधर कर दिया है। पर आखिर में किसी को भी अगर घर वापसी करनी हो तो नवरात्र जैसे अच्छे दिन हो ही नहीं सकते। इसलिए हर एक नवरात्र उत्सव के जो उन्होंने कार्यक्रम रखे, उनको तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि ऐसे किसी को भी अन्य धर्म से अगर हमारे हिंदू धर्म में आना हो तो उसकी भी तैयारी में रहे। कोई भी अगर आमिर, अब्दुल, शेख कोई भी मिला, वो अगर हमारे अगर दांडिया में मिला तो वहीं का वहीं उसका धर्मांतर कर दो और हमारे हिंदू धर्मों में वापस लेके आओ। कुछ पंडाल। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि पायलट की गलती बताने वाली ये रिपोर्ट दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अंतिम जांच पूरी नहीं हो जाती, क्रैश से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए। कल कोई कहे कि पायलट एक्स दोषी है और अंततः वह निर्दोष निकले तो पायलट और उसके परिवार को कितनी तकलीफ होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि एक्सपर्ट टीम द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित की जाए। एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट ने पायलट पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी और कई अहम डेटा जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट फॉल्ट रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये हादसा 12 जून को हुआ था, जब अहमदाबाद से लंदन जा रही उड़ान कुछ ही समय में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 265 लोग हताहत हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, यदि निष्पक्ष जांच जरूरी है तो इनकी जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों है। एनजीओ ने जवाब दिया कि 100 दिन से ज्यादा बीत गए हैं और सिर्फ प्रारंभिक जांच ही की रिपोर्ट ही सामने आई है, जिसमें हादसे का पूरा कारण और सुरक्षा उपाय नहीं बताए गए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है, जानकारी को टुकड़ों में लीक करने के बजाय जांच पूरी होने तक गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश, जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, किसी भी पायलट या पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जाए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत की तिराहा घाटी में एक भयावह विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 10 आम नागरिक और 14 आतंकी शामिल हैं। ये विस्फोट एक परिसर में हुआ जहां तालिबान लड़ाके बम बनाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले भी इस धमाके का कारण हो सकते हैं। इस धमाके में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं और आसपास के कई घर ध्वस्त हो गए हैं। क्षेत्र में पहले से ही आतंकवादियों के निशाने पर है और ये घटना स्थानीय दहशत को और गहरा गई है। स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार ये परिसर तालिबान कमांडरों अमन गुल और मसूद खान द्वारा संचालित था, जिन्होंने इसे बम निर्माण फैक्ट्री में बदल दिया था। इन आतंकियों पर नागरिकों को मानव ढाल बनाने और मस्जिदों में हथियार छिपाने के आरोप भी लगे हैं। माना जाता है कि ये ठिकाना टीटीपी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान से जुड़ा सशस्त्र समूह है और वो हाल के वर्षों में पाकिस्तान में हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है। सरकार ने खैबर और बाज़ोर क्षेत्रों में इनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। स्थानीय नेता अब्दुल गनी अफरीदी ने इस विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने खुद अपने नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे बच्चे, महिलाओं और युवाओं की मौत हुई है। अफरीदी ने इसे राज्य प्रायोजित उत्पीड़न कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो घाटी पहले बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब वहां लाशें बिछी हैं। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है। हालांकि घटना पर अब तक सरकारी प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में कहा कि आने वाला भविष्य भारत का होगा। यूरोप, जापान जैसे देशों में जनसंख्या संकट है, लेकिन भारत की 143 करोड़ की युवा आबादी उसे दुनिया की सबसे बड़ी कार्यबल में बदल देगी। उन्होंने चीन की तुलना में भारत को बड़ा और संभावनाओं से भरपूर बाजार बताया। नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि हमें पहले घरेलू उत्पादों पर फोकस करना चाहिए। अगर भारत बड़े ब्रांड तैयार करे तो दुनिया की मांग भी पूरी कर सकता है। नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि IBM और TCS जैसी दिग्गज कंपनियां इस योजना से जुड़ी हैं और 2 साल में भारत में क्वांटम कंप्यूटर बनने लगेंगे। उन्होंने अमरावती को भारत की क्वांटम वैली बताया और कहा कि जनवरी तक भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास ये तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी का संयोजन भारत को वैश्विक टेक हब बना सकता है। नायडू ने विश्वास जताया है कि ये पहल भारत को तकनीकी नेटवर्क करता देश बना देगी। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी 200 करोड़ की ठगी का मामला अब फिर से सुर्खियों में है। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। जैकलीन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में ये कहा कि मैं एक फिल्म स्टार हूं, मुझे इस ठगी में कोई जानकारी नहीं है। सुकेश ठग है जो जेल में है, उसने मुझे उपहार भेजे, लेकिन 200 करोड़ की हेराफेरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और कहा कि अभी नहीं, याचिकाकर्ता उचित चरण पर फिर से अदालत आए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर 2 दोस्त एक दूसरे को पैसे देते हैं और फिर कोई अपराध होता है तो ये बहुत मुश्किल स्थिति बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल मामले का हवाला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट पहले 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जैकलीन के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अपराध हुआ या नहीं, इसका फैसला केवल निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ही हो सकता है।
जैकलीन फर्नांडिस का कहना है कि वो केवल उपहार लेने तक सीमित रहीं और 200 करोड़ की राशि से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच जारी रहेगी और उचित समय पर फिर से याचिका पर विचार किया जा सकता है। यानी इस बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई आगे निचली अदालत में होगी और जांच पूरी होने तक सभी कानूनी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक ने सोमवार को मैसूर दशहरे का पारंपरिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व कर्नाटक की मिलीजुली संस्कृति और नारी शक्ति का प्रतीक है। चामुंडेश्वरी देवी को उन्होंने न्याय और शक्ति की पहचान बताया। शुभ वृश्चिक लग्न के दौरान मुश्ताक ने देवी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ मंदिर में पूजा की। हालांकि उन्हें मुख्य अतिथि बनाए जाने पर कुछ वर्गों ने आपत्ति जताई है, जिससे विवाद हुआ। इसके बावजूद समारोह शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। बानू मुश्ताक ने कहा, हमारी संस्कृति हमारी जड़ है, सद्भावना, ताकत और अर्थव्यवस्था हमारे पंख है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें प्रेम, मानवता, शिक्षा और समानता हो। उन्होंने हिंदू धार्मिक आयोजनों में अपनी निजी भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक सहिष्णुता उनकी सोच का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि बुकर नामांकन के समय उनके एक मित्र ने देवी चामुंडेश्वरी से मंदिर आने का वादा किया था। इस बार उनका मंदिर आना वो वादा पूरा करने जैसा रहा। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे सम्मानजनक क्षण बताया। तमिलनाडु की राजनीति में दो दिग्गज अभिनेता और नेता कमल हासन और विजय इन दिनों भीड़ बनाम वोट के मुद्दे पर आमने सामने हैं। मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हासन ने विजय की रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भीड़ का जुटना जरूरी नहीं है कि वोट में बदल जाए। उन्होंने साफ किया कि ये सिद्धांत सभी नेताओं पर लागू होता है, चाहे वो खुद हो या फिर विजय। कमल का ये बयान उनके अनुभव आधारित राजनीतिक सोच को दर्शाता है। वहीं टीवी के प्रमुख विजय इन दिनों तमिलनाडु के कई हिस्सों में जनसभाएं कर रहे हैं, जहां उन्हें जबरदस्त जनसमर्थन भी मिल रहा है। विजय ने कमल हासन सहित अन्य नेताओं की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी रैलियों में जुटी भीड़ खाली भीड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग बदलाव की चाहत रखते हैं और ये समर्थन उनकी ताकत है। विजय ने स्पष्ट किया है कि जनता का ये भरोसा ही उनकी राजनीति की दिशा तय करेगा। जहां कमल हसन राजनीतिक अनुभव और व्यावहारिकता पर जोर दे रहे हैं, वहीं विजय जनता से सीधे जुड़ाव और समर्थन को सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये वैचारिक टकराव तमिलनाडु की सियासी जमीन को नई दिशा दे सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये जवाबी जंग और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। जनता के बीच दोनों का फिल्मी कद बड़ा है, लेकिन अब असली परीक्षा सियासी मैदान में होगी। मुंबई के दिल में बसा शिवाजी पार्क जिमखाना, जिसे कभी खेलों का तीर्थ कहा गया, आज अपनी नई शान के साथ लौट आया है। 1.5 साल के लंबे नवीनीकरण के बाद इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम अब सबके सामने है। उद्घाटन के से यादगार पल का हिस्सा बने दो बड़े नाम, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे। दोनों दिग्गजों की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक जिमखाने के नवीनीकरण और उसके बाद उद्घाटन को और खास बना दिया। नई तस्वीर भी उतनी ही खास है। विंबलडन ग्रीन और वेज में खूबसूरत रंगों में रंगा हर कोना, हर दीवार एक नई कहानी कहती है और सिर्फ लुक नहीं, सोच भी बदली है। पहली बार यहां महिला क्रिकेट टीम शुरू करने की योजना बनाई गई है। लैंगिक समानता की दिशा में ये बड़ा कदम पूरे खेल जगत के लिए मिसाल है। 19 सितंबर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला और सिर्फ 3 दिन में जिमखाना ने अपने करीब 3000 सदस्य परिवारों के लिए दरवाजे खोल दिए। आज जब सदस्य अपने क्लब में लौटे तो हर चेहरे पर वही चमक, वही गर्व झलक रहा था। मुंबई का ये गौरव फिर से जी उठा है, एक नए दमकते और प्रेरणादायक अंदाज में। आता तुझं थँक्यू सगळं सो मिळेल. मच, थँक्यू सो मच. मला इथे येऊन सगळ्या माझ्या जुन्या आठवणी ताज्या झालेल्या आहेत. आठवतंय मला या ग्राउंडवरती मी इथे जया आणि गोपाळचा जो वडापाव मिळायचा, तिकडे मित्रांबरोबर बसून तिकडे आम्ही
संध्याकाळी वडापाव खायचो प्रॅक्टिस नंतर. तिकडनं आता हा एवढा उत्कृष्ट जिमखाना झालाय हे बघून फार आनंद होतो. आणि बरेच जण इन्व्हॉल्ड होते, कमिटी होती, सगळे इन्व्हॉल्ड होते. आणि खास करून जेवढं मला आत्ता इकडे कळलेलं आहे त्याच्यात राज ठाकरेजींनी पण भरपूर मदत केली. नुसतं परमिशन घ्यायला नाही, पण आय थिंक ही वॉज ऑल्सो इन्व्हॉल्ड इन डिझायनिंग आणि सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी. सर्वात आनंद काय होतोय की आपले महान क्रिकेटपटू जे नुसते शिवाजी पार्क जिमखान्याला नाही खेळले पण मुंबईलाही खेळले आणि भारताचंही नाव मोठं केलं, त्यांच्या आठवणी आहात क्लबमध्ये. एक ट्रेडिशन जे आपलं आत्तापर्यंत शिवाजी पार्क जिमखान्याचं आहे ते रिवाईव्ह केलेलं आहे, तसंच ठेवलेलं आहे. आणि मॉडर्न गोष्टी आहेत. सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट इथे मला बघून जो आनंद झालेला आहे तो मुलींसाठी इथे ड्रेसिंग रूम्स केलेले आहेत, चेंजिंग रूम्स केलेले आहेत. त्या मला वाटत नाही फारशा कुठे झालेल्या आहेत आत्तापर्यंत. माझी हीच एक रिक्वेस्ट असेल सगळ्या क्लब्सना आणि अथॉरिटीजना जे परमिशन देतात ते, की मुलींचं क्रिकेट आता पुढे जाते चांगलं. वेगवेगळ्या टुर्नामेंट्स इंट्रोड्यूस होत आहेत, तर मुलींसाठी चेंजिंग रूमसाठी तरी नक्कीच परमिशन मिळाली पाहिजे. नुसत्या शिवाजी पार्क जिमखान्या इथे आत त्यांना दिलेले आहेत परमिशन्स करायला ड्रेसिंग रूम्स, पण माझी अशी इच्छा आहे की मुंबईतच नाही पण भारतात सगळीकडे त्यांच्यासाठी चेंजिंग रूम्स असायला पाहिजेत. आणि त्यासाठी परमिशन जी आहे ती तात्काळ द्यावी अशी माझी रिक्वेस्ट आहे. मला ऑलवेज वाटतं की चांगली जी एक थॉट प्रोसेस असते त्यानंतर रिझल्ट्स लागतात. तर हे एक मोठं एक्झाम्पल इकडे की आहे ना, आपण म्हणतो की थॉट्स लीड टू ऍक्शन आणि ऍक्शन लीड्स टू गुड परफॉर्मन्सेस. तर पहिली इनिंग तर शिवाजी पार्क जिमखाना इथे खेळलेले आहेत. बाकीच्या सगळ्या मुला मुलींच्या हातात आहे की ह्याचा पूर्ण फायदा घ्या, मेहनत करा, प्रॅक्टिस करा. मुंबईचं, शिवाजी पार्क जिमखान्याचं, मुंबईचं आणि आपल्या देशाचं नाव मोठं करा. हीच माझी इच्छा आहे ॲज अ क्रिकेटर. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. मला इथे आल्यावर फार आनंद झाला. थँक्यू. नवरात्रि से ठीक पहले मुंबई के मानखुर्द इलाके में दुर्गा प्रतिमा के अपमान को लेकर दो गुटों में तनाव फैल गया। रविवार रात प्रतिमा को गलियों से ले जाया जा रहा था, तभी उसका एक हाथ टूट गया। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिमा को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया है। इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हुई, जो देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई। स्थिति बिगड़ती देख मानखुर्द पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रतिमा हर साल की तरह मंडल द्वारा नवरात्रि आयोजन के तहत ले जाई जा रही थी। भीड़भाड़ और सकरे रास्ते के चलते प्रतिमा का हाथ टूट गया, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। शुरुआती जांच में जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके बावजूद झगड़े के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जांच जारी है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी बहुचर्चित फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जॉर्ज कुट्टी की दुनिया को फिर से जीवंत करते हुए दृश्यम 3 की आज से शुरुआत। ये साल 2013 में आई दृश्यम और 2021 की दृश्यम 2 की सिक्वल होगी। फिल्म का निर्देशन एक बार फिर से जीतू जोसेफ करेंगे। दर्शकों को फिर से मोहनलाल और मीना की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। यही फिल्म बॉलीवुड में अजय देवगन की दृश्यम के रूप में भी बनी थी, जिसे भारत भर में लोकप्रियता हासिल हुई। आपको बता दें कि हाल ही में मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई, जिसे उन्होंने मलयालम सिनेमा को समर्पित किया है। अभिनेता ने कहा है कि पुरस्कार 20 साल बाद इस उद्योग में वापस आया है और वो इसे अपने साथ काम करने वाले कलाकारों व टेक्नीशियनों को समर्पित करते हैं। मोहनलाल ने इस सम्मान को एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान बताया और कहा कि ये उनके फिल्मी सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया।
नमस्कार।